जो सबको एक समान देखे, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान की ज़ात बिरादरी की बू ना आती हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो किसानों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की लड़ाई को सदन तक, चाहे प्रदेश का सदन हो या दिल्ली का सदन हो, वहाँ तक पहुँचाए और लड़ सके। हमने लैपटॉप दिया, हमने मेट्रो ट्रेन चलाई, मामूली काम हुआ है। किसानों के लिए ही अखिलेश यादव जी हमेशा खुल के बोले हैं, लेकिन आज किसानों को दबाया जा रहा है। और मैं तो योगी जी हों या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, इनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, शिक्षा को बचाओ, शिक्षा को कमज़ोर मत करो। हमने विद्यालय दिए, हमने यूनिवर्सिटी दी, हमने जो समाजवादियों का काम है अस्पताल बनाए लोगों के लिए कि स्वास्थ्य इनका अच्छा हो। बड़े बड़े हमने इंटर कॉलेज, जूनियर स्कूल ये अखिलेश यादव जी ने हमारे बनाए। किसानों की खुशहाली से लिए हमने गांव के किसानों की बिजली माफ़ की। कि अब आज जो ये एक बात जान लीजिए आप, मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई। आज मैं योगी जी से, मोदी जी से, भाजपा आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, जिसने हमारे कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आज उसी को तुम महिमा मंडित करके उसी मंदिर का अध्यक्ष बना के बैठा ला है। मैं यूजीसी का समर्थन करता हूं। मैंने उन सब चीज़ों को देखा, इन आँखों ने देखा है कि किस तरह से हमारे दलित और बैकवर्ड परेशान हुए हैं, किस तरह उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं। शिक्षा ही मेन उद्देश्य जीवन का है। और शिक्षा से अगर नौकरी न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम तर्क करना सीख जाएंगे। शिक्षा वो ताकत है कि हम सामने वाले की बातों को समझ सकेंगे और उनसे हम तर्क करेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे। तो क्या आप दावा करते हैं कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी? 101%, 101। और अगर ईवीएम हट जाए तो 25 सीटें भाजपा के पास नहीं। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद बहराइच में मौजूद हूं। यहां से एक बहुत ही चर्चित चेहरा हमारे साथ में है। हम इनके बारे में आपको बताते चले। बहराइच की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने 4 बार चरदा विधानसभा से जनता का विश्वास जीता और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़कर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। हम इनसे जानेंगे इनका चुनावी सफ़र, राजनीतिक अनुभव और अब तक इन्होंने राजनीति में क्या किया है। और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी अभी भी सक्रिय रहते हैं। इनके घर में कई सदस्य जिला पंचायत सदस्य हैं मौजूदा समय में, तो हम इनसे जानेंगे आगे वीडियो में। आइए शुरू करते हैं खास बातचीत में। इनका शुभ नाम है शब्बीर अहमद वाल्मीकि। ये 19 साल तक लगातार विधायक रहे हैं चरदा विधानसभा सीट से, क्योंकि अब चरदा विधानसभा नहीं रहा, उसका विलय हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लखीमपुर खीरी दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, आप अब तक आपका चुनावी सफ़र कैसा रहा और राजनीति में आने का आपने फैसला क्यों किया? देखिए हमारे परिवार में कोई भी राजनीतिक सदस्य नहीं था जी। पिताजी हमारे डीएम के यहाँ चपरासी थे और मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र जीवन से किया। कक्षा 8 के बाद मैं छात्र जीवन में महामंत्री का चुनाव लड़ा। फिर छात्र जीवन से सफर करते हुए 89 में सभासदी का चुनाव लड़ा और मैं जीता भी। मैं टैक्स चेयरमैन के पद पर भी नगर पालिका में रहा। इच्छाएं बढ़ी। मैं जनपद बहराइच के 4845 कर्मचारी संघ का जनपद का अध्यक्ष भी रहा, मंडल का भी अध्यक्ष रहा। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ
का मैं संरक्षक भी रहा हूं। जी 1991 में चुनाव लड़ा, मात्र 1123 वोट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में हार गया। और उस समय जो दृश्य था वो वर्णन नहीं कर सकता हूं। मैं हारा नहीं, हराया गया था। खैर, फिर 93 में माननीय मुलायम सिंह की कृपा हुई, बेनी प्रसाद वर्मा जी, ईश्वर दोनों लोगों को स्वर्ग में स्थान दे, और इनकी कृपा से मैं चुनाव 1993 का जीता, 1996 का चुनाव जीता, 2002 का चुनाव जीता, 2007 का चुनाव जीता। 4 बार लगातार चरदा के जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलके हमको चुनाव जिताया, कंटिन्यू। मैं आज भी धन्यवाद अदा करता हूं, आज भी उनके बीच में जाता हूं। तो ये हमारा राजनीतिक सफर का इतिहास रहा है। हमारे बच्चे बड़े हुए और वो लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के पद पे भी रहे, और आज भी बेटी हमारी कुछ समय के लिए प्रमुख के भी पद पे रही हमारे क्षेत्र से। इस तरह हमारा पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। ये हमारा राजनीतिक सफर रहा। आज भी लोग हिंदू मुसलमान दोनों प्यार करते हैं, मैं भी उनसे वो प्यार करता हूं। अब तो मेरा क्षेत्र बदल गया है, लेकिन फिर भी बराबर में पूरे जिला में, एक ही जिला में नहीं, जनपद बहराइच और जनपद श्रावस्ती में तमाम कार्य हेतु, जनता के सुख दुख सुविधाओं हेतु बराबर मैं जाता रहता हूं। अगजनी हो, बाढ़ हो, किसानों की आवाज़ों को बुलंद करना, ये हमारे प्रमुख ध्येय हैं। जनता की तरफ से ये जानना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से जुड़ने की कहानी क्या रही है आपकी? आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं मुलायम सिंह हमको बहुत प्रिय थे जी। मुलायम सिंह के तमाम किस्से कहानी हमने सुन रखा था, और कक्षा 8 में ही जब मैं पहुंचा तो लोकदल में नेताजी के पीछे पीछे जनता पार्टी, जनता दल, फिर 1992 में समाजवादी पार्टी हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, और मैं उनके साथ ही रहा। होश संभालते ही मुलायम सिंह यादव हमको पसंद थे, और आज तक लगातार मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। जन्म जब समाजवादी का हुआ, जन्म जब नहीं हुआ था तब भी मैं मुलायम सिंह के साथ था, और आज भी साथ हूँ, कल भी साथ रहूँगा। ये हमारा सफर है राजनीतिक। जी, चरदा विधानसभा से 4 बार आप लगातार विधायक बने, तो आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का देखिए, मुझे जात बिरादरी नहीं पसंद है, हिंदू मुसलमान नहीं पसंद है। वो दलित हो, ठाकुर साहब हो, पंडित जी हो, निषाद हो, यादव हो, वर्मा हो, हमको सभी लोग वोट करते थे। और उसी तरह मैं लोगों के सुख दुख में काम आता था, खड़ा रहता था। मैंने अपने क्षेत्र में कभी जात बिरादरी नहीं की। हम मानवता को प्राथमिकता देते थे, इंसानियत का दामन कभी हमने दागदार नहीं होने दिया। हम ये जानते थे कि सभी लोग एक ईश्वर के संतान हैं, वही अदृश्य, वही अल्लाह, वही भगवान, वही असीमित, ये सब उसी का नाम है। यहाँ मानो तो आपस में बिला वजह में एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर। भाई, जाना सबको, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ठिकाना एक ही है। जी, जब आप पहली बार विधायक बने थे 1993 में आप बने थे, उसके बाद 2007 में आप चौथी बार बने, तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन पहली जीत और चौथी जीत में अंतर क्या था? पहली जीत और चौथी जीत में अंतर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अंतर था। हाँ, ये जरूर था
कि कुछ हमारे ही लोग लगातार जीतने की वजह से भी टांग खींचना शुरू कर दिए थे, लेकिन जनता को धन्यवाद तब भी दिया था, आज भी दे रहा हूं कि जनता ने हमको सराहा और हमको एमएलए बनाया। जी हमारा और घटा नहीं, बढ़ा ही है। जी 4 बार विधायक रहते हुए आपका सबसे बड़ा यादगार विकास कार्य कौन सा रहा? देखिए, मैंने बच्चों की स्कूलों पे मेरा एक ध्येय था, जो मेरी निधि आती थी जी मैं उसमें 40% स्कूल के कमरों पे खर्च करता था। उन स्कूलों को जो कमज़ोर हो चुके थे, अपनी निधि से, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहाँ बच्चों के लिए कमरा बनवाना, उनको कूलर की व्यवस्था करना, उनको पंखे की व्यवस्था करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे ग्रामीण इंटीरियर एरिया के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। क्योंकि ये सपना हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिखाया था और उस सपने को साकार करने की कोशिश की। मैंने सबको जागरूक भी किया कि शिक्षा ही मेन उद्देश्य जीवन का है, और शिक्षा से अगर नौकरी न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम तर्क करना सीख जाएंगे। शिक्षा वो ताकत है कि हम सामने वाले की बातों को समझ सकेंगे और उनसे हम तर्क करेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे। जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जिन लोगों ने वो नहीं चाहते थे, आज भी इस मौजूदा दौर में 1 लाख से ऊपर विद्यालय आपके बंद किए गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है जी भाई? अगर राम राज्य में भी ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस पर खुद ही आ गए हैं तो मैं वहीं से आता हूँ। अभी पिछले साल सिर्फ 1 साल में 27,000 प्लस स्कूल का मर्जर किया गया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और शिक्षा की व्यवस्था आपके कार्यकाल में जो थी उस समय और आज के समय में अंतर क्या है? अंतर यही है, हमारे समय में प्राइवेट स्कूलें नहीं थे, नाम मात्र के, कहीं पूरे क्षेत्र में 1 या 2 विद्यालय थे प्राइवेट। लेकिन आज की जो स्थिति है वो तो हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं, जहां अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते थे हमारे पीरियड में, जहां एमपी एमएलए के बच्चे भी पढ़ते थे, प्रमुख के बच्चे पढ़ते थे, बड़े बड़े व्यवसायियों के बच्चे पढ़ते थे, आज वो स्थान प्राइवेट स्कूलों ने ले लिया है। ये मौजूदा सरकार प्राइवेटीकरण कर रही है हर चीज का, और ये देश के लिए घातक है। हमारे वो ग्रामीण अंचलों के बच्चे जो गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूल की ना फीस अदा कर सकते हैं, ना वहाँ पढ़ सकते हैं। गरीबी देखिए, ग्रामीण अंचलों में आज जो प्राइवेट स्कूल बेतहाशा वृद्धि कर दिए हैं, इससे हमारे दलित बैकवर्ड, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी जनता के बीच से ही लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा। तो अभी आपने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लोगों की सोच में कैसे सुधार होगा कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? ये प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए जी। अगर सबको भारत के एक मूल ढांचे में परिवर्तित करना है। जैसे हमारे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, सारे बच्चे, हालांकि आप जान रहे हैं शिक्षा को रोका किसने है, ये एक रणनीति है उन साजिशकारों की जो नहीं चाहते हैं हमारे दलित और बैकवर्ड के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। आज क्या हो रहा है, आप लोग इंटरव्यू तो ले लेते हैं, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं उसको दिखाते भी नहीं। सच्चाई ये है, आज ये बड़े बड़े टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं साहब, क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब शिक्षा, नई शिक्षा नीति तो बहुत ही गड़बड़ है। जो अभी 2022 में नई शिक्षा नीति लागू किया है, ये घातक है। अभी जैसे प्राइवेट स्कूलों का दौर चल रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों में एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि हर दूसरे साल या हर साल जो किताबें आती हैं स्कूलों की, वो बदल दी जाती हैं। उससे पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है?
देखिए, जो ये आरएसएस, भाजपा, इनकी नीति है कि सत्यता को कमजोर करो और नई नई चीज़ों का सृजन करो। वो चीज़ें जो काल्पनिक हैं, उन अबोध बालकों को जब वो सिखाया जाएगा का से कबूतर, और अगर का से उनको गधा बताया जाएगा तो गधा ही रटते रहेंगे। तो आज जो काल्पनिक चीज़ें भर दी गई हैं और वो हमारे बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। कई जगह तो बवाल भी चल रहा है, अभी आपने देखा होगा। जी। कोर्ट ने भी विरोध किया है। जी। तो इस नाते मैं उन दलों का भी विरोध करता हूं। और मैं तो योगी जी हों या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, इनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, शिक्षा को बचाओ, शिक्षा को कमजोर मत करो। आने वाला भारत का भविष्य सुनहरा हो, हमारे नौनिहाल के चेहरों पे हंसी हो, इसके लिए आप शिक्षा को कमजोर मत करिए। आप वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, यूजीसी जो बिल आया था और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया है। तो क्या जो वर्तमान सरकार है उसे नहीं पता था कि इस पे बवाल हो सकता है? अगर यदि उन्हें पता था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बिल क्यों पास कराया? यूजीसी, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी। जी। दलित और बैकवर्ड की मांग चल रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट 2000 के पहले ही कार्यकाल से कोर्ट कह रही है, और इसको इन्होंने अपने ढंग से इस्तेमाल किया। एक तरफ लागू भी कर दिया और दूसरी तरफ मैं तो कहूंगा इस बात को रुकवा दिया। इसको मैं यूजीसी का समर्थन करता हूं। मैंने उन सब चीज़ों को देखा, इन आँखों ने देखा है कि किस तरह से हमारे दलित और बैकवर्ड परेशान हुए हैं, किस तरह उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, चाहे वो सड़क का चौराहा हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। यूजीसी को पूरी तरह लागू होना चाहिए। आप 2007 में आखिरी बार विधायकी का चुनाव जीते थे, उसके बाद से आपने विधायकी का चुनाव लड़ा? एक चुनाव मैं लड़ा हूं, जब हमको मटेरा हमारे क्षेत्र में था, विधानसभा मटेरा, लेकिन नेताजी स्वर्गीय, ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दें, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमसे कहा कि तुम बलहा, मैंने उनसे कहा कि बलहा में मेरी कोई पहचान नहीं, लेकिन कहा नहीं तुम जीतोगे। और फिर मैंने बहुत मेहनत की। बलहा को तो मैं वहाँ भाजपा और बसपा लड़ा करती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेहनत करने, निरंतर तब से मेहनत कर रहा हूँ। आज सपा और भाजपा आमने सामने लड़ रही है। थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन कुछ नेताओं ने बहराइच के आपसी कलह करवा दिया है। नहीं तो बलहा तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ 25,000 वोटों से समाजवादी चुनाव जीत सकती है। जी। आप 2 बार सांसद पद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा है? मैं अनुभव सांसदी का, मेरा जहाँ मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ, पला पुसा, बड़ा हुआ, महासी हो, बहराइच हो, मटेरा हो, नानपारा विधानसभा हो, बलहा, जहाँ मुझे हर कोई, हिंदू मुसलमान सभी मुझे जानते हैं, तो अनुभव मेरा बढ़िया रहा। लेकिन जब मैं पहला चुनाव हारा, मैंने समीक्षा की, तमाम मुस्लिम एरिया में भाजपा के वोट निकल आए। उन मुसलमानों से जब मैंने पूछा तो कहा नहीं, मैंने वोट नहीं दिया है भाजपा को। तो ईवीएम ही हर चीज़ की जिम्मेदार है। आज भी गारंटी से मैं कहता हूँ, आज भी जनपद बहराइच का चुनाव ईवीएम हटा के करवा लिया जाए तो लाखों वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। जी। ये अनुभव है मेरा, तजुर्बा है।
तो क्या 2014 की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ, 2014 की। जी मैं हारा हूँ, मैंने समीक्षा की है, एक एक पोलिंग की समीक्षा की है, लोगों ने वोट दिया है मुझे, लेकिन ईवीएम हमारा वोट खा गई है। हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट भाजपा के ईवीएम में फिक्स हो जाते हैं। हर लड़ने वाला लोकसभा जो हमारा है, पहले जब वो 2 लाख से जीतेगा तब 1 लाख होंगे, क्योंकि 5 विधानसभा में 20-20 हजार वोट भर दिए जाते हैं। अब वो 1 लाख से पहले ही, वोट पड़ने से पहले ही भाजपा जीत जाती है। जी। आपने 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, इन्हीं सबके मद्देनजर मैं बार बार चुनाव हारा। जी अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको बुलाया तो हमने अपनी परिस्थितियां बताई कि हमारी परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़े। यहाँ से मैं कभी चुनाव नहीं हारा हूँ ईवीएम मशीन ने। और आज फिर कहता हूँ, ये जो गोंडा से चल के यहाँ आए थे रमेश गौतम जी भी चुनाव नहीं हारे हैं, इनको भी ईवीएम ने हराया है चुनाव। जी। वन साइडेड मुस्लिम वोट रमेश गौतम पाए, बैकवर्ड तमाम वोट पाए, दलितों का वोट पाए, कहाँ से चुनाव हार जाएंगे? जी। बहराइच लोकसभा सीट से 2024 में आनंद कुमार गोंड जो अभी वर्तमान सांसद है, उनसे पहले 2019 में उनके पिताजी अक्षयवर लाल गोंड वो सांसद थे। तो आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भाई, मैं विपक्ष का व्यक्ति हूँ, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। पहले बात ये कि ये चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं थे, बाप और पूत दोनों। क्यों नहीं थे? ये अनुसूचित जनजात में आते हैं, बहराइच हमारा अनुसूचित जात में है। आप भारत की के जातियों को निकाल के देख लीजिए कि ये एसटी में आते हैं, अनुसूचित जात में नहीं आते हैं। जैसे हमारे आदिवासी, जंगलवासी, थारू समुदाय के लोग हैं, उनकी जातियों में ये आते हैं। कोर्ट में हम लोग गए नहीं, अगर कोर्ट में पहुंच जाएं तो इनके ये जो लड़े हैं, इनका प्रमाण पत्र कैसे बन गया नहीं। गोंड जातियां जो हैं, गोंड हैं जो अनुसूचित जनजात में आती है। आप चले जाइए यूपी में तो बहुत कम लोगों ने बनवा लिया है, नहीं तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए, केरल चले जाइए, हर जगह ये एसटी में ही है, ये अनुसूचित जात का नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया रणनीति हमारी है। हम गांव वाले लोग हैं, हम गांव के विकास के लिए, कि गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जब तक हमारा गांव खुशहाल नहीं होगा, गांव के बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। हम लोगों का ये मानना है, मैंने आंखों से देखा है। बहराइच को हमें ले लीजिए, आज गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कलकत्ता से लेके, इंदौर से लेके, हर जगह हमारे बच्चे जो बीए पास हैं, इंटर पास हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं। ये अपने परिवार की जीविकापार्जन के लिए बड़ी दूर दूर पड़े हुए हैं। आज नौकरी की ज़रूरत है, ये बेरोजगारी आई कहाँ से? नौकरियां कौन पा रहा है? अभी यूजीसी की बात किया आपने, जब सुदामा योजना मोदी जी लाए 10%, तो क्या कोई बैकवर्ड या दलित ने आवाज उठाई? आवाज जब हमारे ऊपर आई तो हर कोई मैदान में उतर रहा है। ये क्या है? तो देश का हालात अच्छे नहीं है। 4 बार विधायक रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, और 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। तो 2012 से 2017 जो अखिलेश यादव की सरकार थी और वो सीएम थे, उसके बाद 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में अंतर बताएं। बहुत अंतर है। हमने विद्यालय दिए, हमने यूनिवर्सिटी दी, हमने जो समाजवादियों का काम है अस्पताल बनाए लोगों के लिए कि स्वास्थ्य इनका अच्छा हो। बड़े बड़े हमने इंटर कॉलेज, जूनियर स्कूल, ये अखिलेश यादव जी ने हमारे बनाए। किसानों की खुशहाली से लिए हमने गांव के किसानों की बिजली माफ़ की कि उनको पानी में कोई सुविधा ना हो। हमने लैपटॉप दिया, हमने मेट्रो ट्रेन चलाई। मामूली काम हुआ है। किसानों के लिए ही अखिलेश यादव जी हमेशा खुल के बोले हैं, लेकिन आज किसानों को दबाया जा रहा है। अभी देखा दिल्ली वाली घटना,
जी कितने 700 से ऊपर किसान मार दिए गए। जी ये दमनकारी सरकार है, किसानों पे जुल्म कर रही है, ये लालीपाप केवल दे रही किसानों को, साथ गांव के लोगों का अन्याय हो रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे चुनाव से पहले ही वो गिरफ्तार किए गए थे और ईडी ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का उनके ऊपर, लेकिन कल कोर्ट के द्वारा उन्हें बरी किया गया है और ये कहा गया है कि ईडी सबूत नहीं दे पाई और ये निर्दोष है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई सारी एजेंसियों पे आरएसएस और भाजपा का कब्जा है, जी जिसको चाहती है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर चाहे तो हमको गिरफ्तार करवा ले। जी वो बहुत बड़ा, वो केवल सत्ता के लालच में दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, उनके 23 लोगों को, जी जो मुख्य लोग थे, उनको जेलों में पहुंचा दिया। कोई 3 साल रहा, कोई 2 साल जेल में रहा, कोई 1 साल जेल में रहा। तो ये सत्ता पे कब्जा करने कर लिया, सत्ता पे कब्जा। अब आज जोरदार का तमाचा इनके चेहरे पे पड़ा है। अब जनता जान गई, अच्छा मुख्यमंत्री था वो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली वालों को ठग लिया आरएसएस भाजपा ने, शराब घोटाले का आरोप लगा के पूरा प्रचार इसे पे किया। जी आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब लोग नहीं बोल रहे हैं, खाली कह रहे हैं मैं अब हाई कोर्ट जाऊंगा। अरे जाओ, हाई कोर्ट से वो झन्नातेदार, क्योंकि हमको न्यायपालिका पे भरोसा है। आज भी कितना भी तुम अपने कब्जे में लोगों कर लो, लेकिन आज भी इंसाफ जिंदा है, इंसाफ मिलता है, न्याय लोगों को न्यायपालिका देती है। भारत के न्यायपालिका पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं। उम्मीदें हैं, जब जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी, तब तक न्यायपालिका खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का एक बयान आया था। उन्होंने संसद में ही, राज्यसभा में ही ये मांग किया था कि जिस प्रकार से जनता के पास किसी नेता को चुनने का हक है, अगर वह नेता उनके मुताबिक न हो या काम करने वाला न हुआ, उसे हटाने का भी हक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं चड्ढा जी की बातों का समर्थन करता हूँ, पूरी तरह से कर रहा हूँ और धन्यवाद भी उनको अर्पित कर रहा हूँ। अरे उस दौर को याद कीजिए जहाँ हमारा संविधान बना, हमें वोट देने का अधिकार था? नहीं था। बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि बाबा साहब की वजह से हमको वोट देने का अधिकार हुआ। राजा भी एक वोट दे सकता है और रंक भी एक वोट दे सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। नहीं पहले बिजली गांव में हमारे सामंत साहियों के यहाँ पहुँच गए तो पूरे गांव का विकास हो गया। उनके घर तक खंजा लग गया तो पूरे गांव का विकास हो गया। नल उनके दरवाजे पे लग गया तो संतृप्त हो गया पूरा गांव। ये था। अब आज संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से आज शिक्षा पे रोक इसीलिए तो लगाई जा रही है कि इनको अंगूठा छाप रखो, ताकि इनको फिर से डरवाया जाए, इनको कमजोर किया जाए। पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा और उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत करके सबसे आगे रही। आगे के लिए जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2027 में, उसके लिए तैयारियों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, समाजवादियों की तो हमेशा तैयारी रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी पूरे प्रदेश में सपा की टीम तैयार कर रखी है। हमारे बूथ कार्यकर्ताओं से लेके ब्लॉक कार्यकर्ताओं की पूरी टीम खड़ी हुई है। हमेशा समाजवादी तैयारी के मामले में आगे रहते हैं। जी अखिलेश यादव शानदार नेता हमारे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम लोग गांव से लेके शहर तक चाहते हैं बेरोजगारी दूर हो, जी किसानों की सुनने वाला कोई हो, लालीपाप किसानों के साथ ना हो। आप जब विधायक थे तो अपने कार्यकाल में किसानों के लिए आपने क्या पहल किया था?
अब किसानों के लिए हम लोगों ने नहरें खुदवाई, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से तमाम रकबे है, तमाम पुलावे, तमाम पुल पुलियों का निर्माण किया, तमाम हॉस्पिटल हम लोगों ने, कई अस्पताल बनवाए, स्कूलों को बनवाया, ताकि हमारे किसान सुखी रहें, संपन्न रहें। जी। ये काम हुआ। अब देखा आपने किसानों के बिजली बिल अखिलेश यादव जी ने माफ़ कर दिया था जी। कि किसान अब कोई शुल्क नहीं देगा, खेत सिंचित करे अपना, वो आज भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि बहराइच क्षेत्र में अभी भी बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है? उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत का सबसे पिछड़ा जनपद बहराइच और जनपद श्रावस्ती है, जी। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। अब बॉर्डर को भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मजबूत करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, मैं बहुत पहले बोला हूं, औरतें साड़ी में क्या लगाती हैं? फाल बोलते हैं, जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगाती हैं। उसका तात्पर्य जानते हैं क्या है? वो ये है कि जब हम चलें तो हमारे नीचे की साड़ी नूचने फटने न पाए। इसलिए बॉर्डर को मजबूत करना सरकार का प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर से ही तमाम गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जिससे देश को लोग कमज़ोर करते हैं। इसलिए बॉर्डर को मजबूत करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर बहराइच और जनपद श्रावस्ती, हर बॉर्डर को मजबूत होना चाहिए। जी। क्या राजनीति में गुटबाजी आपके चुनाव को प्रभावित करती है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, गुटबाजी हर पार्टी में होती है। जी। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, उसमें किसी दल का व्यक्ति हो। जी। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं इनके सर के ऊपर अपना पैर रख के निकल लूँ ऊपर। आपके जीवन का सबसे कठिन राजनीतिक दौर कौन सा रहा? 1991 का चुनाव जब मैं पहली बार लड़ा, जी। तो हमारी गाड़ियाँ फोड़ दी गई, शीशे फूट गए, हम लोगों पे ईंटा मारा गया। वो नारे अश्लील नहीं, वो कटाक्ष नारे हम लोगों ने सुना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। जी। वो मंदिर निर्माण का दौर, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं हुआ, डर लगता था, अचानक ईंटा गाड़ी पे पड़ने लगता था, कई बार गाड़ियों पे पथराव हमारे हुआ है। वो हमारा सबसे बड़ा दौर था। अब आज जो ये एक बात जान लीजिए आप, मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई। आज मैं योगी जी से, मोदी जी से, भाजपा आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, जिसने हमारे कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आज उसी को तुम महिमा मंडित करके उसी मंदिर का अध्यक्ष बना के बैठा ला है। क्या है ये? कहूँगा गोधरा कांड से, पुलवामा कांड से तो होश लोगों के फाख्ता हो जाएंगे। हर कोई जानते हैं, राज्यपाल जी का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, बड़े स्पष्ट। लेकिन धन्यवाद देता हूं मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारा माइंड दूसरी तरफ मोड़ देती है, मेन मुद्दों की तरफ मीडिया ध्यान नहीं देती है। वाह भाई मीडिया, पहली बार ऐसी मीडिया देखा जिसको आम जनमानस बुरा भला कह रहा है। वो खुद एंकर जो होते हैं, वो खुद भाजपा की तरफ से बोलने लगते हैं। सवाल होना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों से, और सवाल मार रहे हैं एंकर विपक्ष से, जो खुद खाली है। सवाल गलतियां करने वाले से होती है, ना कि गलतियों से लड़ने वाले पे सवाल किया जाता है। आज ये होता है, आज तो ये लोग चूटियों करना सूंघते रहते हैं, कहाँ कौन में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मुगल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदिकाल का जिक्र अगर हम लोग करना शुरू करेंगे तो ये टिक नहीं पाएंगे किसी कीमत के ऊपर। आदिकाल में जो अन्याय, जो शोषण हुआ है वंचित समाज के साथ, जो बैकवर्ड और दलितों के साथ में, जिसकी लड़ाई हमारे ज्योतिबा फुले, हमारे बाबा राव भीमराव अंबेडकर, हमारे संत गाडसे लोगों ने लड़ी है, मामूली लड़ाई नहीं थी। अगर उस पर हम लोग आएंगे, अगर ये मैं आज भी बता दे रहा हूँ, जिस लोगों का कहना है कि भाजपा धर्म के ही बाढ़ से गिरेगी एक दिन, क्योंकि जब जब धर्म आगे जाता है,
धर्म को बढ़ावा, धर्म मानने की चीज़ है, आस्था है हमारी धर्म में, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन सड़कों पे धर्म नहीं होता है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम संविधान को कमज़ोर कर ले जाएं, और धर्म जितना आगे जाएगा उतना हमारा संविधान कमज़ोर होगा। ये आरएसएस भाजपा यही चाहती है कि धर्म को आगे करके संविधान को कमज़ोर कर दिया जाए। अब फिर से मनुस्मृति लोग कह रहे हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग कहते हैं बीच बीच में, तो मैं सचेत करना चाहता हूँ पिछले दलित समाज के लोगों को कि जागो, अब भी ना जागे तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा किसी कीमत पे। जो धर्म और जाति की इस समय राजनीति हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जनता को क्या मुख्य कदम उठाना चाहिए कि उनके क्षेत्र का विकास किस नेता में निहित हो वो देखें, या उसी नेता को चुने जो इस समय उनके जाति धर्म विशेष का हो? नहीं, जनता को चुनना चाहिए और चुन भी रही है जनता। अच्छा पढ़ा लिखा, जो सबको एक समान देखे, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान की ज़ात बिरादरी की बू ना आती हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो किसानों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की लड़ाई को सदन तक, चाहे प्रदेश का सदन हो या दिल्ली का सदन हो, वहाँ तक पहुँचाए और लड़ सके। जी, राजनीति और समाज में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये अमेरिका से सीखें, जर्मन से सीखें, फ्रांस से सीखें जी। क्या भूमिका है उनकी। भारत तो हमारा नंबर 1 पे था, लेकिन आज भारत कहाँ पे खड़ा है, कितनी बदनामी हो रहा है। बदनामी भारत के लोग ही, गांव का घास छीलने वाला कहता है कि मीडिया बिकाऊ है, बिक चुकी है, और ये आप लोग देख रहे हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ देना चाहिए? अगर हम राजनीति छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे दलित समाज के लोग जो हमसे सवाल करते हैं, हमारे समाज के लोग जो प्रश्न करते हैं, हम इनको मुंह नहीं दिखा पाएंगे। राजनीति में हम लोगों का बने रहना जरूरी है। क्या केवल उन्हीं का अधिकार है जो राजा के पेट से पैदा हुए हैं? हमारे किसान, दलित, पिछड़े, गरीबों का अधिकार नहीं है राजनीति में। राजनीति में जितनी जागरूकता आएगी उतने तर्क वितर्क होगा जी। और उतनी सच्चाई। जिन किताबों को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, आज वो किताबें निकल रही हैं। हमारे महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया, लेकिन हम शायद पढ़े नहीं। आज जब पढ़ रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो, इसलिए शिक्षा पर रोक लगाने का काम भी हो रहा है। जी। युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वेलकम, सबको आना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए, सबको अपने हित की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। ये तो संविधान हमारा कहता है, आर्टिकल 15 से 32 तक सबको बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पढ़ना चाहिए, जिसमें विशेषाधिकार हमको दिए गए हैं। हम पढ़ेंगे नहीं तो जागरूक कैसे होंगे? राजनीति में स्वागत है सभी का। अक्सर ये देखा जाता है जनता के बीच में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग होते हैं, कई जगहों पे ये शिकायत आती है कि बहुत ही अपशब्द जनता को मतलब वो कहते हैं। आप इस पे क्या करना चाहते हैं, और इसमें सुधार के लिए आगे के लिए आपके पास कुछ है कि कानून व्यवस्था बहुत कुछ है, दुरुस्त हो और अपशब्द भी ना कहें? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा राजा होगी वैसा प्रशासन भी होगा। जी। जो आपके सामने आज दिखाई पड़ रहा है, जेलों में हत्या हो रही है, थानों पे हत्या हो रही है, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। आज कोई ऐसा थाना नहीं है। अब डीएम एसपी करें तो क्या करें? जी। घोड़े पे सवारी करने के लिए चाबुक भी हाथ में होना चाहिए, लगाम भी हाथ में होना चाहिए। जो राजा हमारा घोड़े पे यानी प्रदेश का संचालन करता है, घोड़ा तभी सर पर भागेगा जब लगाम हाथ में हो, चाबुक हाथ में हो, और तब वो दौड़े। अगर आपने ढील दी तो घोड़ा कहाँ पटक देगा कोई ठिकाना नहीं। चुनाव के समय में
ये सुनने को आता है और देखने को भी मिलता है। लोगों के मुंह से ये आता है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एक धर्म विशेष, जैसे कि सीधा सबका सामने आता है मुस्लिम लोग हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे, आप इस सोच को किस प्रकार से बदलेंगे? ये भाजपा की कोरोनालॉजी है जी इसी पे तो भाजपा चुनाव लड़ती है। जी जिस दिन ये दाढ़ी वाले टोपी वाले हट जाएंगे उस दिन भाजपा जीरो हो जाएगी। जनता में ये बैठाला गया है, एक सोच बनाई गई है, जबकि समाजवादी लोग सभी का ध्यान रखते हैं। वो दलित हो, पिछड़ा हो, पंडित जी हो, ठाकुर साहब हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम लोगों का ऐसा मानना है, समाजवादी पार्टी ऐसा ही करती है, सबको सम्मान देती है, लालीपाप नहीं देती है समाजवादी। जी। विपक्ष जाति जनगणना का मांग करता है, आप इस पे क्या कहते हैं? होना चाहिए, हमको पता तो चले कि समाज की कितनी उपलब्धियां हैं। जिस मान्यवर काशीराम ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और साहब अगर ये हिंदुस्तान में पता चल पाएगा जात जनगणना से तो लोगों की मांग उठेगी। ये क्यों नहीं हो रही, क्यों बार बार ब्रेक किया जा रहा है? समाजवादी तो शुरू से मांग कर रही है जाति जनगणना हो। और हम लोग जाने तो कि दलित की संख्या, बैकवर्ड की संख्या हमारे कितनी है, अच्छा वो लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, क्या हमारा हक हमको मिलता है? क्या न्यायालय से लेके पीएमओ ऑफिस तक, प्रोफेसर से लेके चपरासी तक हमारा अधिकार कहाँ है? कौन लोग वहां पे बैठे हुए हैं और किसके दम पे बैठे हुए हैं? इसीलिए तो जनगणना जरूरी है, तभी तो होगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में वोटर पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है अभी, और लगभग 3 महीनों से चल रहा है। इसमें सही क्या है और यदि इसमें कुछ गलत है तो क्या है? देखिए, गलत यह है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी जी। मेरे हिसाब से। एसआईआर तो लोगों के इशारे पे वोटों को काटने के लिए किया गया है। आप जहां बिलोंग करते हैं, आपके बॉर्डर पे थारू एरिया है, कितने वोट कटे होंगे अनुमान लगाया? क्योंकि हम अपने एरिया में आंबा, बर्दिया, फकीरपुरी, मुंजवा, धनिया बेली, ये हमारे बॉर्डर पे बलई गांव, ये थारू बेल्ट है। हमारे धर्मापुर है, थारू बेल्ट है, जहां आज भी बहुत से, आज भी पेट फंसा हुआ जिन बेटियों की शादी, क्योंकि नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, और जो बेटियां हमारी नेपाल से यहाँ आई हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो। हालांकि हम लोग निरंतर भरवा रहे हैं फार्म, कि फार्म भरो, जब वो कोई प्रूफ मांगेंगे तो अपने पिता का, नेपाल का लोग मानते नहीं तो अपने यहाँ ससुर का दो, अपने हस्बैंड का दो। तो हम लोग ये लोग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एसआईआर कोई माने नहीं रखता है कि जो बाहरी लोग हैं, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, कहीं से भी बाहर से लोग आके बसे हैं, तो उनका चयन करना है। लेकिन बिहार में जब एसआईआर हुआ तो वहाँ पे संख्या नहीं पता चला कि कितने लोग बाहरी हैं, और कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। वैसे ही क्या उत्तर प्रदेश में कुछ है अनुमान? बिल्कुल नहीं है, कुछ निकला ही नहीं। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बिहार को तो लूट लिया इन लोगों ने। बिहार को जिस तरह दिल्ली को कभी लूटा था उस तरह बिहार को लूटा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं, यहाँ समाजवादी के कार्यकर्ता जागरूक हैं और सब लगे हुए हैं। एक भी रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में निकला? आप बाटों पे, हाँ हमारी नेपाल की बेटियां हैं, नेपाल के लोग जो आपसे रिश्ते हैं वो आए हुए हैं, वो हैं, लेकिन वो हमारी कोई बहू के रूप में है, कोई बेटी के रूप में है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, होम मिनिस्ट्री में है, हमारे संविधान में नागरिकता का जो विधान है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार में है, इनका भी यही कहना है कि बाहर से लोग आके बस गए हैं। भाई ये बताएं तो, मैं बहराइच की बात करता हूँ, बलरामपुर की बात करता हूँ, मैं गोंडा की बात करता हूँ, मैं सीतापुर लखीमपुर की बात करता हूँ, मैं शाहजहाँपुर की बात करता हूँ, पलिया की बात करता हूँ, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। ये तो मनगढ़ंत बातें मीडिया के द्वारा फैला के हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है
तो क्या आप दावा करते हैं कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी? 101%। जी 101। और अगर ईवीएम हट जाए तो 25 सीटें भाजपा के पास नहीं है। और लोकसभा हुआ है, अगर ईवीएम से चुनाव ना होता, बैलेट से होता, तो समाजवादी को 70 से 75 सीटें मिलती। जी आवाज भी गारंटी हमारी है। जी ईवीएम हटा दे तो आज भी, हालांकि हम लोग सरकार में आएंगे, ये कितना तुम 20,000 25,000, हम जब 50-60 हजार अधिक वोट लाएंगे तो तुम्हारी ईवीएम बेकार हो जाएगी। जी। जिला पंचायत सदस्य पद से मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपके परिवार में 2 या 3 जिला पंचायत सदस्य हैं। तो जिला पंचायत सदस्य पद का महत्व क्या है समाज और राजनीति में? देखिए, कली है, सरकार की कली। हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जब जिला पंचायत को बनाया था तो ये सोच के बनाया था, जिला पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण अंचलों का विकास होता है, स्कूल बनवाए जाते हैं, पुल पुलिया नाला सड़कें बनवाई जाती हैं। ये जिला पंचायत के मुख्य कार्य है, गांव को जोड़ना। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब ही यही होता है कि हम पंचायत के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, जोड़ें, जागरूक बनाएं। जी। कई जगहों पे जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने विकास नहीं करवाया है, और जबकि आगे ही चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव। तो क्या वो सच में काम नहीं करवा पाए हैं या काम हुआ ही नहीं? देखिए, जिला जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष को ही सारे पावर निहित किए गए हैं। जी वो बेचारे सही कह रहे हैं। जहां विपक्ष में जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो अगर 5 साल में एक भी काम पा जाए तो बड़ी बात होती है। जी सत्ता पक्ष के लोग ही इसमें जो हैं सक्रिय होते हैं, और उनको ही अध्यक्ष के द्वारा ज़्यादा काम दिया जाता है, जी जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्यों को भी पावर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुमत से जीत के आते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता होती है उसका ही अध्यक्ष बैठता है, तो अध्यक्ष निरंकुश पूरी तरह हो जाता है, काम पूरी तरह करता नहीं है कि हमारा क्या कर लेंगे, जी हम जीते हैं, फिर किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ अन्याय करे। तो ये सब होता है। लेकिन जिला पंचायत का मेन मुद्दा होता है पंचायती राज स्तर को उनके ऊंचा उठाना, ग्रामीण अंचलों के लोगों के साथ पंचायत करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, किसानों की सुख सुविधा को ध्यान में रखना, ये जिला पंचायत के प्रमुख कार्य होते हैं। आपने कहा कि जिला अध्यक्ष यदि विपक्ष का कोई जिला पंचायत सदस्य है तो वहाँ पे कार्य नहीं देते हैं, वो सही कह रहे हैं। तो क्या जिला पंचायत सदस्य का कोई और तरीका नहीं है उनसे काम लेने के लिए? क्या जनता के साथ में वो मांग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया है। वो अनशन धरना भी कर सकते हैं, कई जगह पे लोगों ने किया भी है। अनशन और धरना करना भी चाहिए। लोहिया जी हमारे कहा करते थे, स्वर्गीय लोहिया जी, कि अगर सड़कें सूनी होगी तो सदन आवारा हो जाएगा, इसलिए सड़कों पे जनता को हर कीमत पे उतरना चाहिए। जी जी। आपके परिवार में किस किस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं? अब हमारे परिवार में विधानसभा नानपारा, जी हमारी बेटी है जिला पंचायत सदस्य, और नानपारा और बड़हा के स्तर में हमारा सबसे छोटा बेटा है, और जो नदीम मन्ना जी हैं ये पूरा विधानसभा बलहा है। जी तो ये आप कह सकते हैं कि लगभग तीनों लोग, एक नानपारा प्लस बलहा, एक पेवर बलहा और एक नानपारा विधानसभा पेवर। जी जी। अब अंत में अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं, समाज की भलाई और बहबूदी के लिए, बैकवर्ड और दलित के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, चाहे हमारा सरदार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, इसके लिए समाजवादी को लाना जरूरी है। जब तक हम सपा के परचम को लहराएंगे नहीं, सपा के झंडे को थामे रहेंगे नहीं, तब तक ये आरएसएस और भाजपा
हमको गर्त में ढकेलने का काम करते रहेंगे। इसलिए समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये नारा बुलंद होना चाहिए। सारे लोगों को एकजुट होकर समाजवादी सरकार बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सुन रहे थे श्री शब्बीर अहमद वाल्मीकि जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बताया, अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भी बताया और आगे की समाजवादी पार्टी की रणनीति के बारे में भी बताया और राजनीति में क्या जरूरी होता है वो भी इन्होंने बताया और जनता के लिए भी संदेश दिया। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं हूं गौरव, धन्यवाद।